students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, in today's lecture, we are going to learn Class 6 English textbook series unit number 2. So we are starting unit number 2. We already taught and uploaded unit number 1. हमने already पढ़ा के upload कर दिया है with question and answers. So this is the unit number 2. Unit number 2 का ये first poem है 2.1 The Cloths Line. Okay, The Cloths Line. This is the poem by Charlotte Cole. Okay. So we are going to learn this with full explanation in Hindi with questions and answers. इसी एक ही लेक्चर में हम पोएम भी सीखेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी. इससे आपका जो पोएम के रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे. लुक एट दिस. आप सोच रहे होगे ये क्या है, तो सारे कपड़े लटक रहे हैं. सो क्लॉथ्स यानी कि क्या कि कपड़े, और लाइन यानी कि ये जो लाइन है, ये जो डोरी बांधी हुई यहाँ पे जिस पर कपड़े सुखाए जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जिस पर कपड़े सुखाने के लिए लटकाए जाते हैं लाइन में. सो वी कॉल्ड इट द क्लॉथ्स लाइन. ठीक है, दिस इज द पोएम अबाउट इट. चार्लोट ये जो हमारी पोएट है, पोएटेस है, ठीक है. सो शी इज डिस्क्राइबिंग द क्लोथ्स ऑन अ क्लॉथ्स लाइन इन अ वेरी इमेजिनेटिव वे. सो दिस इज हर इमेजिनेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Hand in hand they dance in a row, hither and thither and to and fro, flip, flap, flop, and away they go, fluttering creatures as white as snow. Hand in hand they dance in a row. So here the poet is saying that the cloths appear as if they are dancing hand in a row. जैसे कि वे हाथ में हाथ डाले नाच रहे हैं. Hither and thither and to and fro. And here she is saying that they also move quickly in many different directions, making a okay. So she is saying that they also move quickly in many different directions. Like hither and thither, it means इधर उधर, and to and fro यानी आगे पीछे वो नाच रहे हैं. Flip, flap, flop, and away they go. Flip, flap, flop. This is the noise made by the cloths while moving in the wind on the cloths line. Okay, so here the poetess is saying that these are making a flapping noise. Okay, ये जो flip flap flop है, ये noise, ये आवाज करते हुए वे एक दूसरे से दूर चले जाते हैं. Fluttering creatures as white as snow. So here poetess calls them fluttering creatures that are as white as snow. It means fluttering, it means moving lightly and quickly, यानी कि हल्के और जल्दी से चलने वाले जो प्राणी होते हैं जो बर्फ की तरह सफेद होते हैं. सो लाइक इसने इससे कंपेयर किया है उन क्लॉथ्स को. Hand in hand they dance in a row, hither and thither and to and fro, flip flap flop and away they go, fluttering creatures as white as snow. It means ये जो कपड़े यहाँ पर सुखाए गए हैं वे हाथ में हाथ डाले नाच रहे हैं, इधर और उधर आगे और पीछे वो मूवमेंट कर रहे हैं. फ्लिप फ्लैप फ्लॉप ये आवाज करते हुए वे एक दूसरे से दूर चले जाते हैं. और जैसे कि हल्के और जल्दी से चलने वाले जो प्राणी हैं जो बर्फ की तरह सफेद होते हैं उनकी तरह ये क्लॉथ्स यहाँ पर डांस कर रहे हैं. ठीक है, द नेक्स्ट आंसर. लाइक रेस्टिव हॉर्सेस दे कैपो एंड प्रैंस. ओके, रेस्टिव मीन्स व्हाट? रेस्टलेस यानी कि बेचैन. हॉर्सेस यानी कि घोड़े. दे कैपो एंड प्रैंस. कैपो मीन्स leap or skip or dance about in a lively playful manner यानी कि शरारत करना. और prance का मतलब है walk or move with high springy steps यानी कि ऊंची चालें चलना. जैसे कि like restive horses the caper and prance, ये जो वहां पर क्लॉथ्स लटकाए गए हैं वो बेचैन घोड़ों की तरह वे शरारत करते हैं और ऊंची चाल से चलते हैं. Like fairy tale witches they wildly dance. ओके, फेरी टेल यानी परी कथा, विच यानी कि चुड़ैल जो हमें पता होती है, और दे वाइल्डली डांस यानी कि परी कथा चुड़ैलों की तरह वे बेतहाशा नृत्य करते हैं. राउंडेड इन फ्रंट बट होलो बिहाइंड. वे सामने गोल है लेकिन पीछे तो खोखले हैं. सो हियर द पोएटेस इज सेइंग दैट they are rounded in front but are all hollow behind. जैसे कि वे जब हवा के झोंके की एक जैसे कि हवा का झोंका आता है और वो जो कपड़े होते हैं तो वो गोल गोल घूमते रहते हैं, जैसे कि वो सामने गोल है लेकिन पीछे खोखले हैं. दे शिवर एंड स्कीप इन द मेरी मार्च विंड. विंड यानी क्या कि हवा. ठीक है, और मेरी मार्च विंड यानी कि मार्च महीना जो यहाँ पर दिया गया है, मंथ ऑफ मार्च की जो ठंडी हवाएं होती है, प्रसन्न हवा, ऐसा इसका क्या मतलब है यहाँ पे. दे शिवर एंड स्कीप. ओके, सो यहाँ पे द पोएट इज सेइंग
The poetess is saying that they shiver and dance in the cheerful March wind कि वे प्रसन्न हवा में कांपते और चुप बैठ जाते हैं. कांपना, कपकपाना, शिवर यानी कपकपाना एंड स्कीप यानी चुप बैठ जाना, छोड़ देना. ठीक है. थर्ड स्टैंजा, वन आई सॉ डांसिंग एक्साइटेडली. उसमें से एक कपड़े को पोएटेस ने, द पोएट सॉ वन ऑफ द क्लोथ्स डांसिंग एक्साइटेडली, यानी उसने एक कपड़े को उत्साह से नाचते देखा. स्ट्रगलिंग सो वाइल्डली टिल शी वॉज फ्री. स्ट्रगलिंग सो वाइल्डली टिल शी वॉज फ्री. इट मीन्स दे आर स्ट्रगलिंग वाइल्डली टिल शी वॉज फ्री, कि आजाद होने तक वो जो एक कपड़ा है वो बेतहाशा संघर्ष कर रही है. Then फिर leaving pegs and cloths line behind her, यानी कि फिर कपड़ों की क्लिप और बाकी के कपड़ों की लाइन वे छोड़कर she flew like a bird and no one can find her. फिर वह एक पक्षी की तरह उड़ गई और उस कपड़े को अभी कोई ढूंढ नहीं पा रहा है. The poetess is saying that then that the cloth she flew off like a bird, leaving the pegs and clothesline behind, and now no one could find her. कोई भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा है. Next stanza, I saw her gleam like a sail in the sun. I saw her gleam like a sail in the sun. मैंने उसकी चमक को देखा जैसे एक कश्ती धूप में. सेल यानी कि नाव या फिर कश्ती. सन यानी कि जो सूरज की ग्लीम है. ग्लीम का मतलब होता है कि शाइन, यानी कि मैंने उसकी चमक को देखा जैसे एक कश्ती धूप में चल रही है. फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग फॉर फन. अभी देखिए फ्लिप फ्लॉप ये जो है ये नॉइज जो कपड़े करते हैं. सो मस्ती के लिए थिरकते हुए इस तरह से. नोबडी नोज वेयर शी नाउ कैन बी. और कोई नहीं जानता कि वह अब कहाँ हो सकती है. हिड इन अ डिच और ड्राउन इन द सी. शायद वो खाई में छिपी है. डिच यानी कि अ पिट एट द साइड ऑफ अ रोड और फील्ड, यानी कि वो खाई में छिप गई होगी. और ड्राउन इन द सी, ओके, या फिर वो समुद्र में डूब गई होगी. She was my handkerchief not long ago. Handkerchief यानी रुमाल. So यहाँ पे poetess क्या बोल रही है? The poet remarks that the piece of cloth was a handkerchief and not long ago. यानी कि वह बहुत पहले उसकी रुमाल थी. But she'll never come back to my pocket, I know. But she knew that she would now never come back to her pocket. लेकिन वो ये भी जानती थी कि वह कभी उसकी जेब में अभी नहीं आएगी. और यहाँ पे पोएटेस बोल रही कि ये मुझे पता है. आई नो यानी ये मुझे पता है. सो स्टूडेंट चलिए इसको यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है. रीड द पोएम अलाउड, रिसाइट एनी स्टैंजा ऑफ योर चॉइस फ्रॉम मेमोरी. यानी उचित स्वर का उपयोग करते हुए कविता को जोर से पढ़े और स्मृति से अपनी पसंद की किसी कविता का स्टैंजा याद करके उसके बारे में उसको आप लिख भी सकते हो या फिर उसके बारे में आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी कर सकते हो. सो इसको एक बार लाउडली पढ़ लेते हैं. थोड़ा इसको हम अच्छे म्यूजिक के साथ पढ़ेंगे. Hand in hand they dance in a row, hither and thither and to and fro. Flip, flap, flop, and away they go, fluttering creatures as white as snow. Like restive horses they caper and prance, like fairy tale witches they wildly dance. Rounded in front but hollow behind, they shiver and skip in the merry March wind. One I saw dancing excitedly, struggling so wildly till she was free. Then leaving pegs and clotheslines behind her, she flew like a bird and no one can find her. I saw her gleam like a sail in the sun, flipping and fluffing and flopping for fun. Nobody knows where she now can be, hid in ditch or drowned in the sea. She was my handkerchief not long ago, but she'll never come back to my pocket. I know. So ये थोड़ा हमने प्रयास किया है. We read the poem aloud. Okay, हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा. क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू द पोएम. यानी कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके टेक्स्ट बुक के नीचे, पोएम के नीचे क्वेश्चन है, आप लिख लीजिएगा जरूर. Question number 2A. What is the described
What is described in the poem? कविता में क्या वर्णन किया है? Answer: the fluttering and dancing cloths on the cloths line, and particularly the poetess handkerchief are described in the poem. This is the answer. Number B. What are the clothes compared to? Give two examples. यानी कपड़ों की तुलना किससे की गई है उसके दो उदाहरण दें. Here is the answer. The clothes are compared to restive horses and fairy tale witches, फ्लोटिंग क्रिएचर्स एंड बर्ड्स. इसकी तुलना जो की गई है वो रेस्टिव हॉर्सेस बेचैन घोड़े और फेरी टेल की जो विचेस है उनसे भी की गई है, परिकथा की जो चुड़ैलें रहती है. उसके बाद जो फ्लटरिंग क्रिएचर्स और बर्ड्स है उनसे भी इसकी तुलना की गई है. सी. व्हाट डू रेस्टिव हॉर्सेस डू? यानी कि बेचैन घोड़े क्या करते हैं? आंसर: द रेस्टिव हॉर्सेस कैपो एंड फ्रेंड्स, यानी कि वो क्या करते हैं, रेस्टिव जो बेचैन घोड़े होते हैं वो थोड़ी शरारत भी करते हैं और ऊंची ऊंची उसको क्या बोलते हैं हम, प्रांस का मतलब क्या है, वॉक और मूव विथ हाई स्प्रिंगली स्टेप्स. ओके, ऊंची कमान उड़ना. ठीक है. नंबर डी. व्हाट डू फेयरी टेल विचेस डू? यानी परिकथा की चुड़ैलें क्या करती है? आंसर: फेयरी टेल विचेस डांस वाइल्डली, वो बेतहाशा नृत्य करती हैं. E. What did one of the fluttering creatures do? चंचल जीवों में से एक ने क्या किया? Answer: One of the fluttering creatures danced wildly, struggled and freed herself and then flew off. तो उसने बेतहाशा नृत्य किया, संघर्ष किया और खुद को वहां से आजाद करके वो flew off यानी दूर उड़ के चली गई. F. What could have happened to the one who flew away? Who was she? यानी कि जो आपके पोएम में दिया गया है, जो उड़ गई है उसका क्या हो सकता है और वो कौन थी? Answer is: the one who flew away could have fallen in a ditch somewhere or drowned in the sea. She was the poetess handkerchief. वो हमारी जो पोएटेस है चार्लोटे, उनका हैंकरचिफ थी, उनका रुमाल थी और वो अभी बहुत दूर उड़ गई है. और अभी वो कहाँ पे हो सकती है? शायद खाई में गिर गई या फिर समुद्र में डूब गई है, कुछ पता नहीं है. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कि आपको समूह बनाना है और नीचे दिए गए जो प्रश्न है उस पर आपको चर्चा करनी है. ए. व्हाई आर द क्लोथ्स कंपेयर टू लिविंग थिंग्स? यानी कपड़ों की तुलना जीवित चीजों से कैसे की गई है? आंसर: द क्लॉथ्स कंपेयर टू लिविंग थिंग्स लाइक एज, जैसे कि द क्लॉथ्स डांस, यानी कि वो डांस करते हैं. मूव इधर एंड इधर, इधर उधर वो मूवमेंट करते हैं. फ्लटर, फ्लटर मीन्स व्हाट, कि वो हल्के से उड़ते हैं. शिवर एंड स्कीप, यानी वो कप आते हैं और रुक जाते हैं. स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और वहां से आजाद होने के लिए वो संघर्ष करते हैं. सो दीज आर सम लिविंग थिंग्स. ओके, लिविंग थिंग्स हम मूवमेंट्स बोल सकते हैं जो क्लॉथ्स के साथ कंपेयर किए गए हैं. B. The events described in the poem take place at a certain place at a certain period of the year under specific conditions. Describe the place, the time and then weather conditions. Okay. यहाँ के कविता में वर्णन की गई जो घटनाएं हैं ये विशिष्ट मौसम में है. ओके. सर्टन पीरियड ऑफ द ईयर, विशिष्ट मौसम की परिस्थितियों में एक निश्चित स्थान पर वो की गई है. इन द पोएम टेक प्लेस एट अ सर्टन प्लेस, निश्चित स्थान, वर्ष, इसकी एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय, स्थान और वर्ष में हुआ है. सो दिए गए स्थान, समय और मौसम की स्थिति का हमें वर्णन किया है जो भी डिस्क्राइब किया है पोएम में. ठीक है. द आंसर वुड बी प्लेस. प्लेस क्या दिया गया है? द बैक गार्डन. ओके, गार्डन का, बगीचे का पीछे का हिस्सा. टाइम क्या है? टाइम इज मंथ ऑफ मार्च. ओके. एंड द वेदर, वेदर क्या है? कोल्ड बट सनी, स्ट्रॉन्ग ब्रीज. स्ट्रॉन्ग ब्रीज यानी जोर की हवा चल रही है, ठंडी, और वहां पे थोड़े सनी यानी कि सूरज की रोशनी भी दिख रही है. सो दिस इज योर आंसर. What is next? Question number 4. When we say that two or more words rhyme, we mean that they end with the same sound or syllable. यानी कि जैसे कि हमको पता है राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो एंड में जब उनका प्रोनाउंसिएशन लास्ट में थोड़ा बहुत सेम आ जाता है, सो उसको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिंग और सिंग. ठीक है, रिंग सिंग प्रोनाउंसिएशन देखिएगा. Rhyming words are often used in verse at the end of the lines that the words from the poem. Note the words behind and wind. ठीक है. सो ये जो वर्ड्स हैं behind and wind, इसको आप एक बार देखिएगा. दे हैव सिमिलर स्पेलिंग, स्पेलिंग सिमिलर है, राइट? BHIND लाइन एंड में देखिए, IND IND.
So they have similar spellings, that is they look the same but they are pronounced differently. Spelling तो end में same आ जाता है लेकिन इसका pronunciation थोड़ा different, यानी कि behind और wind ये pronunciation अलग आ जाता है. So that is they do not sound the same. Sound तो वो same नहीं आ रहा है. This is known as I rhyme. So इसको क्या बोलते हैं? I rhyme. Separate the examples of I rhymes from the following list. यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं राइमिंग पेयर, सो इसके आपको सॉर्ट आउट करना है. Pry, try, stronger, longer, laughter, daughter, known, grown, none, shone, beat, feet, shut, put, one, done, imply, simply. Okay, so the answer I rhymes are, देखिए, लाफ्टर डॉटर, यानी कि इसकी जो स्पेलिंग्स है AUGHTER ये सेम है. इसका प्रोनाउंसिएशन अगर अलग भी आ जाता है लेकिन इसके स्पेलिंग लास्ट में सेम है. सो लाफ्टर डॉटर, सो इट बिकम्स आर आई राइम. उसके बाद जो है नन शन, ONE आ गया, सो नन और शन. नंबर सी शट एंड पुट, UT आ गया लास्ट में. और डी इम्प्लाई एंड सिंप्लाई. ओके, सिंपली, इम्प्लाई और सिंपली इसका प्रोनाउंसिएशन अलग आ रहा है लेकिन स्पेलिंग इसके जो स्पेलिंग्स है लास्ट में वो एक जैसे है, लाइक IMPLY, जिसके स्पेलिंग्स सेम आ जाते हैं लास्ट के कुछ वर्ड्स लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं आई राइम्स. आई होप आपको समझ में आया है. क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम इन विच 2 or more वर्ड्स आर ज्वाइन विथ एंड. पोएम में आपके कुछ फ्रेजेस आई है उसको आप वाक्यांश या वाक्य प्रचार कहते हैं. सो आंसर देखिए, यहाँ पर दिए गए हैं ही द एंड दी द, जो एंड से जुड़े हुए हैं वही लेने आपको. ही द एंड दी द यानी कई अलग अलग कार्यों में. टू एंड फ्रो यानी इधर उधर. कैपर एंड फ्रेंड्स यानी शरारत और उछलना. शिवर एंड स्कीप, यहाँ पे एंड है देखिए, शिवर एंड स्कीप. डी यहाँ पे मिस हो गया है, लेट्स टेक द डी. शिवर एंड स्कीप, इट मीन्स कपवाना और छोड़ना. पेग्स एंड क्लॉथ्स लाइन, खूंटे और कपड़े की लाइन. फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग, इट मीन्स फड़फड़ाहट और फड़फड़ाहट, जो कपड़ों की नॉइज आवाज आ जाती है. क्वेश्चन नंबर 6, form groups and discuss what must have happened to the handkerchief. Write the story in your own words. आपको समूह में ये चर्चा करनी है कि उस रुमाल के साथ क्या हुआ होगा और इस कहानी को अपने शब्दों में लिखना है. सो यहाँ पर एक आंसर मैंने दे दिया है, जस्ट चेक इट. हैंकरशिफ may have got buried in a ditch or may have been found by a poor boy or may have drowned in the sea or may have been taken by a bird for its nets. यानी कि वो जो रुमाल था शायद वो फट गया होगा, ठीक है, शायद वो कहीं किसी गरीब बच्चे को वो मिला होगा, या फिर वो पानी में डूब गया होगा, या फिर किसी बर्ड ने उसे ले लिया होगा अपने नेस्ट के लिए, ठीक है, अपना नेस्ट बनाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 7, वॉश योर हैंकरचीफ क्लीन, हैंग इट विथ अ पेग टू ट्राई इन द विंड, वॉच हाउ इट फ्लटर्स. यहाँ पे आपको एक्टिविटी है ये, ठीक है, आपको घर पे एक्टिविटी करके देखनी है. सो दिस इज द एक्टिविटी क्वेश्चन कि आपने रुमाल को धोकर आप साफ कीजिएगा, हवा में सूखने के लिए इसे खूंटी से लटकाइएगा और देखो कि ये कैसे फड़फड़ाता है, उसको आपको देखना है वहां पे. क्वेश्चन नंबर 7, ओके, लेट मी जस्ट टेल यू, आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 में का ये ए है और है, let me just, okay, so this is the question number 8. चलिए इसको 8 कर देते हैं अभी. कंप्लीट द फॉलोइंग कंपैरिजंस, निम्नलिखित तुलनाओं को पूरा करना है. कंपैरिजन यानी तुलना जो दो चीजों में, दो वस्तुओं में होती है. आंसर, एज व्हाइट एज स्नो, यहाँ पर देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है लास्ट वाले वर्ड्स, तो ये आपको फिलअप करने हैं. एज व्हाइट एज स्नो, as green as grass, as red as a cherry, as blue as the sky, as black as coal, as bright as a star. So these are the answers. Okay, so चलिए क्वेश्चन नंबर 7A, राइट दिस कंपैरिजंस यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है. सो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है.
सो पहले के क्वेश्चन आंसर सीरीज में हो चुका है शायद, सो वो आप देख लीजिएगा जरूर। सो वाइटर दैन अ स्नो, ये एग्जाम्पल दिया है। कंपैरिजन जो होता है कंपैरेटिव डिग्री में, सो देखिए लाइक ग्रीनर, ई आर जब आ जाता है सो उसको हम बोलते हैं कि वो कंपैरेटिव डिग्री है। लेट्स चेक इट हियर, ई आर जो कॉमन वर्ड सभी वर्ड्स के आगे आ गया है और दैन आ जाता है बाद में, ठीक है। ग्रीनर देन ग्रास यानी कि घास से भी ज्यादा ग्रीन। रेडर देन अ चेरी यानी चेरी से भी ज्यादा लाल। ब्लूअर देन द स्काई यानी कि स्काई से भी ज्यादा ब्लू नीला। ब्लैकर देन कोल यानी कि कोल से भी ज्यादा ब्लैक। ब्राइटर देन अ स्टार यानी किसी स्टार से भी ज्यादा ब्राइट। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। B. Find suitable objects for each comparison. For example, petals or flowers or feathers whiter than snow. यहाँ पर ऐसा दिया गया है कि जो petals और जो flowers होते हैं और या फिर जो feathers होते हैं ये snow से भी ज़्यादा white होते हैं, बर्फ से भी। सो इसी तरह के हमें ही वहाँ पे ये जो आपको कंपैरेटिव डिग्रीज यहाँ पे दी गई है, सो इनका इस्तेमाल करके यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। लाइक फीदर्स वाइटर दैन स्नो, फीदर्स जो रहते हैं जो पंख रहते हैं स्नो से भी ज्यादा बर्फ से भी ज्यादा वाइटर रहते हैं, सफेद रहते हैं। सेकेंड, एमरल्ड्स ग्रीनर देन ग्रास। ओके, नंबर 3, लिप्स रेडर देन चेरी, चेरी से भी ज्यादा जो रेड रहते हैं वो हमारे लिप्स रहते हैं। नंबर 4, वाटर ब्लूअर देन द स्काई, पानी तो आकाश से भी ज्यादा ब्लू रहता है, नीला रहता है। नंबर 5, हेयर ब्लैकर देन कोल, हेयर जो रहते हैं वो ज्यादा काले रहते हैं कोल से। ओके, नंबर 6, आईज ब्राइटर दैन अ स्टार, और आई जो रहती है वो स्टार से भी ज्यादा ब्राइटर रहती है। सो दिस इज योर आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है ये आज का पोएम। दिस इज बाय चार्लोटे कॉल द क्लॉथ्स लाइन, क्लास 6 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज यूनिट नंबर 2। वी लर्नड इट फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। एंड आप सबका जो लव एंड सपोर्ट हमारे चैनल को मिल रहा है, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। Keep supporting, take care of yourself, family, friends, follow all the rules and guidelines in this COVID-19 situation। आपकी जो पढ़ाई सफर हो रही है, so this is the small initiative from English Master Channel कि हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको पढ़ाते समय हम उन सभी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं कि जिस तरह से सिंपलर यानी कि बहुत ज़्यादा आसान तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं जिसकी आपको समझ में जल्दी आ जाए, और जिस तरह से स्कूल में लाइव टीचर्स पढ़ाते हैं एज इट इज़ आपको वो फील आ जाए, ठीक है।